थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वन, जिसके दो पोर्शंस हैं, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए। रूल ऑफ लॉ हमने नहीं पढ़ा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ का जो टॉपिक हमें दिया गया है पढ़ने के लिए वो बेसिकली है क्या। ठीक है, उसका एक ब्रीफ व्यू हम ले लेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वो ये बताता है कि द रूल ऑफ लॉ इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। बुनियादी उसूल है, रूल ऑफ लॉ होगा तो ही लॉ होगा। मीनिंग दैट लॉ इज सुप्रीम ओवर ऑल पर्संस एंड अथॉरिटीज। कोई भी अथॉरिटी या कोई भी पर्सन है, उनमें सबसे ऊपर वाली जो चीज है, जो सबसे सुप्रीम एलिमेंट है, वो लॉ है। इसी के अंडर ही अथॉरिटीज भी बनती हैं और इसी के अंडर ही पर्सन्स को भी ट्रीट किया जाता है। कोई भी इस लॉ से ऊपर नहीं है, जो भी है इससे नीचे है। अनलाइक रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसा कि हमने ये देखा था कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में फिजिकली मौजूद नहीं है इन इट्स सेंस। ठीक है, अब जो तहरीरी आइन है उनके बरक्स इसमें क्या है, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन, येट द रूल ऑफ लॉ एक्ट्स एज इट्स कॉर्नर स्टोन। बड़ी खास अहमियत का हामिल है। ensuring liberty, justice and limited government, इंसाफ प्रिवेल करे, महदूद हुकूमती इख्तियारात भी हों, वो सारी चीज़ों को ये इंश्योर करता है। द डॉक्ट्राइन वॉज सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन्ड बाय ए वी डाइसी, जो डाइसी थ्योरी का आपने जिक्र किया था इन इज फेमस वर्क। उसने कहाँ पर इसका जिक्र किया, इंट्रोड्यूसिंग टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1885 में उसने लिखी। अच्छा, ये है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमने भी इसी से ही, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसी का, पाकिस्तानी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉज हैं उसमें ब्रिटिश रंग ही आपको दिखेगा। अच्छा, अब इसका मीनिंग देखते हैं कि मतलब क्या है इसका। इन सिंपल टर्म्स, रूल ऑफ लॉ मींस, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो लिखता है कि नो वन इज अबव द लॉ एंड एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। उस लैंड का जो लॉ है उसी के तहत है तमाम लोग, एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट्स। और वो लॉ कहाँ जाता है, वो जो आम अदालतें हैं उनकी तरफ से अप्लाई किया जाता है, उनकी तरफ से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। ठीक, उसी को लॉ कहते हैं। मजीद वो ये बताता है, इट एश्योर्स सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। तीन बातों को एश्योर करता है कि लॉ सुप्रीम रहे, इक्वलिटी बिफोर लॉ रहे, तमाम बराबर हों, ऐसा नहीं है कि आपके साथ और सलूक मेरे साथ और सलूक। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जो इंफरादी आपके हुकूक होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक, अब ये वो डाइसी थ्योरी है। डाइसी थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ ये है कि एक्सप्लेन द रूल ऑफ लॉ अंडर थ्री मेन प्रिंसिपल्स। डाइसी ने चूंकि 1885 में ही इस पर काम किया, उसने तीन मेन जो पॉइंट्स थे वो बताए। पहला, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का जो उसूल हम पढ़ रहे हैं, इसका जो पहला पॉइंट डाइसी ने 1885 में बताया वो था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। दिस मीन्स लॉ इज सुप्रीम ओवर आर्बिट्रेरी पावर्स। आर्बिट्रेरी पावर्स होती हैं जो किसी भी कोई अपनी मन मर्जी से यूज कर ले, ऐसा नहीं करना। उसने कहा कि लॉ इससे ज्यादा सुप्रीम।
दूसरी बात, इसका जो दूसरा मतलब है वो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन नॉट एक्ट आर्बिट्ररीली, हुकूमत, एग्जैक्ट। और तीसरी बात, एवरी एक्ट ऑफ द एग्जेक्टिव मस्ट हैव लीगल अथॉरिटी। एग्जेक्टिव एग्जीक्यूट करने वाली जो अथॉरिटीज हैं, फॉर एग्जांपल क्रेन्स आ गई हैं, वो मलिया मेट कर रही हैं, या कोई पुलिस मुकाबला हो रहा है, या कुछ भी है, लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए किसी भी इंसान के पास जब भी वो कोई एक्ट करे, वो चाहे हुकूमत है चाहे कोई इदारा है। ठीक। दूसरी बात इसी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ में क्या है कि इम्प्लीकेशंस इन ब्रिटेन, नो, बर्तानिया में हो क्या रहा है, नो पनिशमेंट विदाउट ब्रीच ऑफ लॉ। ठीक, सजा दो लेकिन उसके खिलाफ ना हो। अच्छा, डिस्क्रिशनरी और आर्बिट्रेरी पावर्स आर डिस्करेज्ड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसा कि बड़ी एक अहम बात है, पुलिस डिपार्टमेंट भी ब्रिटिश राज में ही बनाया गया। पुलिस के दो मतलब हैं अलग अलग। उस वक्त में भी जो पुलिस बरतानिया के अपने खित्तों में थी, बताया ये जाता है कि उस पुलिस का जो सेंस था वो था टू हेल्प आउट द पीपल। अच्छा, जो यहां पर उसने पुलिस बनाई गोरे ने आप ही लोगों में से जो तलंगे गुंडे थे उनको रिक्रूट करके आप पर चुके रूल करना था, उन्हें जो उठने लगे उड़ा दो, इससे इन लितर मारो, तो लितर उन्हें काबू में रखने के लिए, टू रूल। यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट का मतलब टू रूल था। गोरा चला गया, आज भी वहां पर पुलिस का मतलब टू हेल्प ही है, लेकिन आप पर आज भी पुलिस का मतलब टू रूल ही है, जनरल सेंस है। तो बहरहाल अगर स्टडी किया जाए तो ये चीजें हमारे सामने आती हैं। अच्छा, फिर मार्शल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेरीनेस इज नॉट फेवर्ड। बूटों की हुकूमतें फेवरेबल नहीं है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। हाँ, कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हों तो मजबूरी में की भी जा सकती है। ये था डाइसी की थ्योरी का पहला पॉइंट जिसकी हेडिंग है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। दूसरा पॉइंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। वो कैसे? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स, तीन चीजें बताता है। ये जो दूसरा उसूल है ये तीन चीजें बताता है। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, नो स्पेशल कोर्ट्स फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ऐसा नहीं कि वो फलां जाए जी और अवाम के लिए और हमारे लिए और। सेम लॉ अप्लाइज टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड पब्लिक ऑफिशियल्स। तमाम के लिए, वो चाहे पब्लिक ऑफिशियल है चाहे, वो एक ही लॉ चलेगा। इन ब्रिटेन, मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट्स एंड इवन द प्राइम मिनिस्टर आर सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी कोर्ट। चल भाई वहीं पे चल, जो हमने, तू भी एक आम इंसान है, ऊपर से थोड़ी उतरा हुआ, उसी कोर्ट में चल। नो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लाइक इन सम सिविल लॉ कंट्रीज। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जैसा कि यहां पर भी मिलिट्री कोर्ट्स या ऐसी को बनी है, ऐसा बर्तानिया में नहीं है। ठीक, ये है उसका दूसरा उसूल जिसको इक्वालिटी बिफोर लॉ कहते हैं। और डाइसी की थ्योरी जो तीसरा उसूल बताती है वो है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट जज मेड लॉ, जिसको कॉमन लॉ भी कहा जाता है। डाइसी एम्फसाइज्ड दैट, पहली बात उसने ये कही कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें से फंडामेंटल राइट्स नहीं आते। दूसरी बात, राइट्स इमर्ज फ्रॉम जुडिशियल डिसीजंस ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स। डाइसी ये कहता है कि आइन तो आपने लिख लिया, उसमें आपने जो भी दिया जो नहीं दिया, लेकिन चूंकि कोर्ट आपकी ऑर्डिनरी कोर्ट, एक जज बैठा है, एक स्ट्रक्चर है ऑर्डिनरी लोगों के लिए,
तो उसमें जो चीजें आपके सामने आ रही हैं, आपको पता चल रहा है कि यार यहाँ से राइट्स निकल रहे हैं, इस बंदे की ये राइट्स थे, इसको इस तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो बेसिकली आपका जो डिटेल्ड फॉर्म ऑफ राइट्स है वो आपको समझ आता है अपनी अदालतों के फैसलों से, अकॉर्डिंग टू डाइसी। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ राइट्स प्रोटेक्टेड थ्रू केस लॉ। अब उस केस लॉ में जिन जिन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनकी मिसालें वो ये दे रहा है। आपकी पर्सनल लिबर्टी है, आपको फिजिकली आज़ाद रहने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो चाहे बोले, आपका अपना जहन, आपकी अपनी सोच है, बात करें। राइट टू प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद लें, कारोबार चलाएं, जो करें। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जहां दिल जाए घूमे फिरें। ये चार किस्म के राइट्स की मिसालें वो। हम्म, बेसिकली आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज, अच्छा ये जरा थोड़ा सा ना बात सेम है, लेकिन वो फिलोसॉफिकल बात है कि आप ये ना समझा करें कि कानून जो है वो वहां से निकला है। देखिए बेसिकली कानून लोगों के लिए होता है, लोग कानून के लिए नहीं होते। हमारे लिए ही बनता है ना, हमारी सहूलत के लिए, हमारी राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। अब हमारी राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हमने एक फोरम चूज किया, वहां से उसको एक खास शक्ल में डाला गया और फिर हम ही पर अप्लाई कर दिया गया। अब हम पर अप्लाई करते हुए अगर उसकी इंटरप्रिटेशन या उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से कर दी जाए कि हम ही तकलीफ में आ जाए, तो वो लॉ एक अच्छा लॉ नहीं। लिहाजा इस बात को जहन में रखना चाहिए कि लॉ हमारे लिए है, लॉ हमारी हमारी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब जब बन गया तो उसको हमने सुप्रीम मान लिया, अब फिर लॉज उसके अंडर आएंगे। ठीक है, वो जरा थोड़ी सी फिलोसॉफिकल मीठी बात है, अच्छी बात है वो तो, लेकिन अल्टीमेटली उसका मतलब यही है। आप इसकी पहली लाइन पढ़ें कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन, इसका मतलब अगर इसको पलट कर देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की वजह से बनाया जाता है, राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं बनाए जाते। ठीक है, तो बात सेम, सिर्फ लफ्जों का डिफरेंस है। और इन तमाम एक्सप्रेशंस को हमें समझना है, क्योंकि कौन किस तरह से समझ पाए हमें क्या पता। बतौर वकील तो हमने हर तरह से जो है वो लोगों को समझाना है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अच्छा, फिर उसमें वो आखिर में लिखता है कि दस कोर्ट्स एक्ट एज गार्डियंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। लिहाजा आपकी जो इनफरादी आज़ादी है उसकी रखवाली करने के लिए अदालतें बनाई जाती हैं। अच्छा जी, चौथी बात उसमें वो ये बताता है, अब ये जो डाइसी की थ्योरी के जो मेन प्रिंसिपल्स थे वो यही कुछ थे। ठीक है, अब मजीद टॉपिक में वो डिफाइन करता है रूल ऑफ लॉ एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। द रूल ऑफ लॉ ऑपरेट्स इफेक्टिवली इन ब्रिटेन ड्यू टू, इस वजह से एग्जैक्टली अब वो ये नीचे पॉइंट बता रहा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप मुझ पे कोई खौफ डाल देंगे ना, डंडा होगा, मैं कैसे फैसला करूंगा भाई, मैं तो उस खौफ में रहूंगा। एग्जैक्टली ठीक है, और अमूमन एक थर्ड पार्टी का भी खौफ होता है। ठीक है जी। अच्छा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब उनकी जो जमहूरियत है, पार्लियामेंट्री फॉर्म, क्योंकि आप ही की जो हमने डिस्कस किया था कि नुमाइंदे आप ही के हैं। ठीक है, और ये जो आप यहाँ पर अपने मुल्क में करते हैं बेसिकली उन्होंने ही सिखाया आपको। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मौजूद है, आपको वेटेज दिया जाता है, आपकी तरफ से आए हुए नुमाइंदों को वेटेज दिया जाता है, तो इस वजह से फिर
एग्जैक्टली वही वो ये ऊपर वाली बात होती ही तब है। आपने अगर आवाम को रगड़ दिया और आपने वो लॉ बनाया कि जो आपको फेवर कर रहा है, तो उससे क्या फिर बेचारे अवाम को, वो कौन सी फिर डेमोक्रेसी और क्या, तो फिर रूल ऑफ लॉ का क्या मकसद है। ठीक है जी। अच्छा, फिर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एग्जेक्टिव एक्शंस। जब भी एग्जीक्यूटिव आपके लॉज को, फैसलों को एग्जीक्यूट करने वाले इदारे कोई काम करते हैं, तो उस पर अदालतों को ये इख्तियार हासिल है कि वो रिव्यू करें कि क्या ये ठीक आर्बिट्रेरली तो नहीं कर रहे हैं कहीं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि रूल ऑफ लॉ वहां पर मौजूद है। चौथी बात वो ये बताता है कॉमन लॉ ट्रेडिशंस। एग्जैक्टली, उसको प्रेफरेंस दी जाती है जो जजेस के फैसलों से जो लॉ सामने आता है। क्यों? अब वो उनकी चूंकि ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं। एग्जैक्टली, स्ट्रॉन्ग लीगल कल्चर बड़ी अहम बात है। आप मेरे सामने दुनिया भर के खाने तो रख सकती हैं, लेकिन मुझे खाने की तमीज तो आप नहीं एक सिटिंग में सिखा सकती कि सर ऐसे ना खाएं, बीच में हाथ ना डालें, ये ना करें, वो ना करें। ये तो नहीं आप मुझे सिखा सकती। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कल्चर का होना जरूरी है, जो कि है ऑल दो होना हम मुस्लिम्स के पास चाहिए, लेकिन even though parliament is supreme, executive actions are reviewable by courts। मान लिया सुप्रीम पार्लियामेंट ही है, उसी की पार्लियामेंट के बारे में अमूमन ये बताता हूं कि वो एक काम नहीं कर सकती ब्रिटिश पार्लियामेंट के, मर्द को औरत और औरत को मर्द डिक्लेयर नहीं कर सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है, हमने मान लिया। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे तो अदालतें उससे रिव्यू करेंगी, क्या दुरुस्त कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कोर्ट्स में जजेस की भी अपॉइंटमेंट का तरीका आप ही से मुमासलत रखता है। वो जो लॉर्ड्स है, नहीं नहीं, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स आपकी लेजिस्लेशन में उसका किरदार आ गया। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे जुडिशरी में भी है, इंपॉर्टेंट फंक्शन हाउस ऑफ कॉमन्स का जुडिशरी में नहीं है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का है जुडिशरी। क्योंकि उसमें चूंकि टेक्नोक्रेट्स हैं, आपका भी जो सेनेट है ना, उसमें भी टेक्नोक्रेट्स हैं। अब जो एक बंदा स्पेशलाइज्ड होता है ना किसी, फॉर एग्जांपल एक लॉयर लॉ की इंटरप्रिटेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा कर सकता है क्योंकि उसके पास एक डिग्री है, एज कम्पेयर्ड विद अ नॉन लॉयर के जो डॉक्टर है या जो कुछ भी है, वो अपनी फील्ड में जरूर उसके एक्सपर्टीज होंगी, लेकिन ये नहीं करेगा। इसी तरह जो उनके लॉर्ड्स हैं, चूंकि उनकी मुनासबत, उनमें एक तनासुब ऐसा है कि जो टेक्नोक्रेट जिसमें माहिरीन है, तो इस वजह से फिर उनका लिंक जो है वो जुडिशरी से भी है। ठीक है, तो ये बात है। लॉर्ड चांसलर, हाँ, ये एक उनका वो है, जो है वो जैसे क्राउन का उन्होंने एक रिवायत रखी हुई है, इसी तरह वो लॉर्ड, जब आप अपनी अदालतों में पेश होते हैं तो आप लॉर्डशिप कहते हैं, आपके जो जस्टिस साहब बैठे हुए होते हैं, आप उनको लॉर्डशिप कहकर बुलाते हैं अमूमन। और एथिक्स में भी यही है कि आप उनको लॉर्डशिप कहकर ही बुलाएं। ठीक है, तो वो इस वजह से वो जब आप जाएंगे ना वहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सेंसेस आपको याद आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, पांचवी बात, अच्छा हाँ सॉरी, उसका एक वो नहीं, ये ऊपर वाला कंप्लीट हो गया हमारा। पांचवी बात मॉडर्न डेवलपमेंट्स है। इसी रूल ऑफ लॉ के एस्पेक्ट में एक अहम पॉइंट है कि मॉडर्न डेवलपमेंट, ऑल्दो डाइसिस थ्योरी रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल, सम मॉडिफिकेशंस एग्जिस्ट। उसने कहा कि कुछ, मान लिया उसने जो 3 पॉइंट्स में हमें थ्योरी दी डाइसी ने 1885 में, वो ही इन्फ्लुएंस में रही, लेकिन जदीद दौर के तकाजों में भी कुछ चीजें आ गई। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं कि बेसिक इख्तियार आपको है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के मतलब प्रोविंशियल सिस्टम,
हाँ, पावर्स को डेलीगेट कर दिया जाता है टू द प्रोविंस, वेरी गुड। बेसिक इख्तियार आप ही का है, लेकिन आप मुझे उसमें से कुछ नहीं यार, ये ले आप अपने, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए आप इदारों को इख्तियार देते हैं, आप अपने बाय लॉज बना लें या किस तरह से, क्योंकि आप ग्राउंड में हैं, आपको बेहतर पता है कि ग्राउंड में किस किस तरह की मुश्किलात आपके सामने आती हैं, लिहाजा हम ये पावर्स आपको डेलीगेट कर देते हैं। दूसरी जो मॉडर्न अमेंडमेंट हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स नाउ एग्जिस्ट फॉर एफिशिएंसी। निचले लेवल पर इंतजामी उमूर, उसमें तो उसने कहा था कि नहीं, किसी के लिए कोई कोर्ट अलग से नहीं होगी, लेकिन जायज़ बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी, जैसे कि आपका रेवेन्यू बोर्ड है फॉर एग्जांपल, आपके इसी तरह से बोर्ड्स बन जाते हैं, कमिटीज बन जाती हैं, उसके पास इख्तियारात अदालत वाले ही होते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए होते हैं। नहीं होते, नहीं होते। हाँ, ये अलग बात है कि वो जो स्पेशलाइज, वो जो एक बंदा वहां पे आ रहा है, अब चूंकि वही उस चीज से इफेक्टेड है, तो उसको आप इन अदर सेंस कह सकते हैं कि ये भाई फलां बंदा है, लेकिन अदरवाइज उसकी जात के लिए नहीं वो अलग से कुछ बनाया गया, उसके काम की बेस पर एक अलग से ट्रिब्यूनल बना दिया गया जो उससे काम है हमसे। ठीक है, क्लियर होगी बात। फिर ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 इनकॉर्पोरेटेड द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स ECHR, स्ट्रेंथनिंग राइट्स प्रोटेक्शन। ये भी एक अमेंडमेंट हुई 1998 में, UDHR वगैरह और वो सारी चीजें। एग्जैक्ट। कोर्ट्स नाउ एक्टिव, चौथी बात वो ये करता है, कोर्ट्स नाउ एक्टिवली रिव्यू एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन। ठीक है, ज्यादा चुस्ती के साथ ना वो देखती हैं कि, अच्छा जी, छठी बात, क्रिटिसिज्म ऑफ डाइसीज रूल ऑफ लॉ। डाइसीज थ्योरी हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म, इतराज भी किया लोगों ने, 3 एतराज आया उस पर बेसिकली। पहला, administrative law exists. Britain now recognizes administrative tribunals contrary to Dice's theory. करने भी दो यार कोई काम, लोगों ने। स्पेशलाइज्ड डाइसी ने मना किया था, लेकिन उन्होंने बनाया। Equality is not absolute. Certain immunities exist, जैसा कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। आप बतौर सफीर अपॉइंट होते हैं तो कुछ प्रिविलेजेस आपको देने हैं ना। फॉर एग्जांपल, आप पर किसी सिविल लॉ, सिविल राइट की बेस पर प्रॉपर्टी का कोई इशू है या ऐसी चीज है, आप पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मुझ पर चलाया जा सकता है, अगर मैं सिटीजन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हूँ, मुझ पर चलाएं, ठीक है, अगर मैं कोई आम सिटीजन हूँ। लेकिन आप हैं पाकिस्तान की सफीर, एम्बेसडर, ठीक है, तो आपको ये इम्यूनिटी बहरहाल हासिल है। तो क्योंकि अगर किसी मुल्क से भी लड़ाई होगी तो फौरन वो ऑब्वियसली एग्जैक्टली, ठीक है, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये है कि उसके खिलाफ भी चल रहे हैं। और तीसरी, वो तो कहता था कि इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन यहां देखिए इम्यूनिटी तो है। और तीसरी बात, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, पार्लियामेंट कैन लीगली पास लॉज दैट लिमिट राइट्स। अब चूंकि वो बात भी तो आपने की हुई है ना कि इसके इख्तियारात बहुत हैं, तो उन्हीं इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो कह दे दिए हमारे लोगों के पास करते। अच्छा जी, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म डाइसीज फॉर्मुलेशन रिमेन्स हाईली रिस्पेक्टेड। मान लिया कि ये चीजें हैं, थोड़ी बहुत हैं, लेकिन चल रहा है उसका जो कॉन्सेप्ट है। सातवीं बात वो ये करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। द रूल ऑफ लॉ इंश्योर्स, ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इसमें अहम बात है, ये 4 बातें बहुत अहम। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं होगी तो कहां जाएंगे लोगों के पास बोलने का भी। एग्जैक्टली। अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, अगर वो बोलेंगे तो वो गवर्नमेंट को बोलेंगे कि आपने ये लॉ गलत बनाया। लीगल सर्टेनिटी एंड फेयरनेस, और अगर वो बोलेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये जजमेंट सही है या गलत। एग्जैक्टली। पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जस्टिस सिस्टम, तब उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे पास जस्टिस सिस्टम है। एग्जैक्टली। अच्छा जी,
इसके बाद वो इसको कंक्लूड कर देता है जी, द रूल ऑफ लॉ इज द बैकबोन ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. Through Dicey's principles, it guarantees that government is conducted according to law, not personal will. Despite modern changes, the doctrine continues to play a vital role in preserving democracy, liberty, and justice in the United States. ठीक, तो ये उसने बात बताई. अब आप वो जाकर उसको वो कर सकती हैं, बल्कि रुको, या उसको ना वो करता है. ये क्लियर हो गया ये टॉपिक हमारा.